देखो पहला, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल इस बात पे डिपेंड करती है कि एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से अरेंज की जाती है। एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे अरेंज की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम या तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो कौन सी टेबल होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो पुरानी वाली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये है बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस तरीके से टेबल को ऑर्गेनाइज करते हो, तो तुम कहोगे भैया हम तो उनको ऐसे ही कर सकते हैं, इसी को टेबल कहते हैं। टेबल का मतलब होता है रोज और कॉलम। टेबल का क्या मतलब होता है, रोज और कॉलम, ठीक है। जब हम रोज और कॉलम में बांटते हैं किसी टेबल को तो इस तरीके से काम करता है वो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सुनना, रोज और कॉलम के बाद यहां पर हम रोज को कहते हैं पीरियड और कॉलम को कहते हैं ग्रुप। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेंडलीव, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मेंडलीव की यूज टू क्लासिफाई एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स की जिसका इस्तेमाल किया किसने, मेंडलीव ने। तो उसने किसका किसका किया था, एटॉमिक मास का। किसका किया था, एटॉमिक, हाँ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। उस जमाने में उसको हम एटॉमिक वेट कहते थे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी बताया था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी एटॉमिक मास पे और हमारी पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पे। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाइड दैट द सिक्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। अब ये बातें आपके समझने वाली है। देखो अब जाके पहला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया, सारे बच्चे ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे ध्यान देंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मुझे बस ये बताओ किसी भी ग्रुप में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। किसी पीरियड में कितने एलिमेंट होते कैसे पता चलेगा, बेटा मत ध्यान दे, यहां ध्यान दे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं कैसे पता लगाएं। तो हमने कहा फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या है, फर्स्ट पीरियड का मतलब है n1। बेटा एक मिनट पहले सुन ले, फर्स्ट पीरियड का मतलब है n इक्वल्स टू 1। अगर किसी का n 1 है तो उसके लिए पॉसिबल l कितने, पॉसिबल l है सिर्फ 0 यानी कि s। तो हमारे पास आया 1s। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दो। दो इलेक्ट्रॉन्स रिजेंबल करते दो एलिमेंट्स। तो अब याद रहेगा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, दो। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 8। बेटा ये जो भी बच्चा बोल रहा है ऑनलाइन अभी मत बोलो, जब आपसे पूछूंगा ये रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे काम ही आनी है, मेरे काम नहीं आनी। इसके बाद बोलेगा तो तेरे काम नहीं आएगी। n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 में पॉसिबल l क्या है, एक मिनट रुक जाओ। सेकंड पीरियड का मतलब है n इज इक्वल टू 2, सेकंड पीरियड का मतलब क्या है, तो पॉसिबल l क्या होंगे, पॉसिबल l होगा 0 और 1। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, p का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल 8 एलिमेंट। याद रखना ये है 2s, किसकी वजह से बने हैं, दो में s भी है और दो में p भी है, याद रहेगा। कुछ नोट मत करो, सिर्फ सुनो। समझ में आ गया। थर्ड में कितने आएंगे, थर्ड में अब हमें लगता है थर्ड पीरियड में डी आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, थर्ड पीरियड का n 3 है, थर्ड पीरियड का n कितना है, 3 के अंदर कितने पॉसिबल l है, 0 1 s p d। तो थर्ड में क्या क्या आ सकता है, 3s बिल्कुल आ सकता है, 3p, लेकिन d एक पीछे चलता है, d एक 2d, गलत, 2d नहीं एग्जिस्ट करता। तो कितने आएंगे, 2 प्लस से कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, 8 एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड में ये गलती होती है। फोर्थ पीरियड में कितने होंगे,
जल्दी में लिख दो भैया। बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है कि रीजन क्या है 2D एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। 2 का n भी 2 है और l भी 2 है। अगर n l के बराबर हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। n हमेशा बड़ा होना चाहिए l से, याद रहेगा। दिशा बात समझ में आ गई? यस भैया। आ जाओ। अब अगर n है 4 तो इसके अंदर पॉसिबल l क्या है? 0 1 2 3, यही है ना पॉसिबल l, ठीक है? या 4 भी है? तो वो कहता अगर मैं ये लगाऊं, सुनो सुनो सुनो, तो यहाँ पे हिसाब अगर लगाऊं तो 4SG 4P, D एक पीछे चलता है 3D, और F दो पीछे चलता है 2F एग्जिस्ट नहीं करता n इज ग्रेटर देन l रूल के हिसाब से। अब 2 इलेक्ट्रॉन है S में, 6P में, 10 इसमें, तो कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 18 एलिमेंट। परेशान ध्यान से बोर्ड पे, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 18 एलिमेंट। अगर मैं आपसे फिफ्थ ग्रुप की बात करूं तो फिफ्थ पीरियड की, पांचवें पीरियड का n कितना है? पॉसिबल l क्या है? ठीक है, 0 का मतलब 5S एग्जिस्ट करता है, 1 का मतलब 5P, हाँ जी, 4D, हाँ जी, 3F नहीं एग्जिस्ट करता। तो कितने आए? अब भी 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन किसको रिजेंबल करते हैं? 18 एलिमेंट। गलत है? मैं ठीक बोल रहा हूँ? बताओ। सिक्स में आ जाओ, जो इसका क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। सिक्स के अंदर n इक्वल्स टू 6, पॉसिबल l क्या होंगे? 0 का मतलब 6S, 1 का मतलब 6P, 2 का मतलब 6G, 3 का मतलब 5D होगा वो, और 4F। सारे एग्जिस्ट करते हैं। कितने हो गए? 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18, 32 इलेक्ट्रॉन। और 32 इलेक्ट्रॉन किसको रिजेंबल करते हैं? 32, पूछ लो, यही कहा था उसने क्वेश्चन में, यही कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द सिक्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। अब बात करो बेटा, चौथा क्वेश्चन हो गया। अच्छा 14 लो बेटा, अब ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, दिखाई दे रहा है सबको? एक एक करके बात सुनना। पांचवा क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पीरियड और ग्रुप पर वुड यू लोकेट द एलिमेंट z इक्वल टू 114। z इक्वल टू 114 को आप कहां पर रखोगे पीरियड और ग्रुप के हिसाब से? इसे कहते हैं प्रिडिक्ट द एलिमेंट। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता लगाओगे? उसका ग्रुप पता लगाओगे। ग्रुप S P D F सबके लिए अलग होता है। S के लिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, P के लिए होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, D के लिए होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F के लिए होता है थर्ड पीरियड। ये बात समझ में आई? ग्रुप कैसे पता लगाते हैं? S के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, P के लिए 12 प्लस इलेक्ट्रॉन, D के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F के लिए थर्ड, हमेशा थर्ड होगा। ग्रुप पीरियड कैसे पता चलता है? S और P के लिए nth पीरियड, D के लिए n+1, F के लिए n+2। क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है एलिमेंट है कोई z जिसका, या x जिसका z है 114। अब तुम्हें पता है 120 कितना होता है? 8s2 कितना होता है? 8s2 में से 2 हटाइए, कितने बचे? 118। 118 में से 14 लाने के लिए कितना डालना पड़ेंगे? 4।
8s2 से पहले आता 7p6, 7p6 में से 4 हटाना 7p4, कितना आ गया? अगर किसी के पास 7p4 है तो उसका शेल क्या है? अब ये मत कहना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, टाइम वेस्ट होगा। लिखवा रखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो खुद लिख लोगे ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। इसका शेल कितना है? 7। इसका सब शेल क्या है? p, p मतलब 1, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसका पीरियड कौन सा होगा? p के लिए तो n ही पीरियड होता है। और इसका ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप एल से ग्रुप दिखाया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, p के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 16वें ग्रुप में आना चाहिए और ये 7वें पीरियड में आएगा। पता चल गया? पता चल गया? बोलो कोई दिक्कत? अब मान लो मैंने कहा एक एलिमेंट है बेरियम, इसका Z है 56, कैसे आएगा? 6s2, 6s2 में n कितना है और l कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n l और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका ग्रुप कौन सा है और इसका पीरियड कौन सा है? पीरियड है इसका 6 और ग्रुप कौन सा है? s के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप होता है, खत्म। s के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप होता है। बेटा तेरी बहुत बहुत बेकार कंसंट्रेशन है क्लास में। क्या आपको बेरियम समझ में आ गया? x समझ में आ गया? अब मान लो कोई ऐसा एलिमेंट हो जो 3d7 हो, तो उसका n हो गया 3, है ना? तो उसका पीरियड कौन सा होगा? एक जमा करता, और इलेक्ट्रॉन है 7, तो ग्रुप कौन सा होगा? 2 जमा करता। यही सिखाया था अभी, देख लो। पीरियड में एक जोड़ते हैं और ग्रुप में, अब सारे केसेस हो गए। मान लो एक f का भी ले लेते हैं 4f3, तो उसका पीरियड कौन सा होगा? n+2, यानी कि 4+2 कितना आया? और ग्रुप कौन सा होगा? f के लिए आंख बंद करके थर्ड ग्रुप लिख दिया करो हमेशा, याद रहेगा। 2 मिनट का सबर लेके एक बार सारे रीड कर। बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पे 7p2 आएगा, मैंने 4 हटाने थे, मैंने 4 ही लिख दिया। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर क्या आएगा? 14। अब ठीक है, बात क्लियर है? बेटा बातें बहुत कर रहे हो। ये हो गया आपका 114 एलिमेंट की पोजीशन पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सारे। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। अब उल्टा पूछ रहा है, थर्ड पीरियड में हो, n3 हो और 17 ग्रुप पर हो, ग्रुप 17, तो 17 का मतलब हुआ 12 + 5, p5 हो गया, और n3 मतलब 3, 3p5। अब पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3p5 तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, टोटल गिनो 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तो क्लोरीन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6, समझ आया? वो कह रहा है एटॉमिक नंबर लिखो उस एलिमेंट का जो प्रेजेंट है थर्ड पीरियड के 17वें ग्रुप में। बात समझ में आ रही है? ये पूरी वीडियो सेव हो रही है, घर जाके इसको देख भी लेना आगे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरे को इस वक्त स्पीड में कराने का रीजन ये है कि जिससे फटाफट से बन जाए तुम्हारी वीडियो। तेज तो नहीं लग रहा? अब पिछला भी कराना पड़ता है। अगर अगर किसी क्वेश्चन में 5 ग्रुप का पूछ रहा है तो मुझे सारे ग्रुप बताने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है लॉरेंस ब्रैकली लेबोरेटरी में कौन सा बना था, कौन सा एलिमेंट बना था? 103, और सी बॉर्गियम में 106। 103 का नाम क्या लिखोगे? जो इसका होता है अन, 0 नील ट्राइयम, अनिल ट्राइयम, UNT इसका सिंबल हो गया, अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम। गगनदीप बेटा माइक बंद कर ले। अनिल ट्राइयम, और इसका क्या होगा? अनिल हेक्सियम, UNH, अनिल ट्राइयम और अनिल हेक्सियम। आसान है। 7वां क्वेश्चन तक हो गया। Why do element in the same group have similar, ये तो छोड़ो। What is the atomic radius, ये theoretical क्वेश्चन कर लोगे। How do atomic radius in कर लोगे।
हाँ ये है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इसने बोला F माइनस, F माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन ही नियॉन के पास है, किसके पास है? अच्छा मैं अगर इससे पीछे चला जाऊं तो ऑक्सीजन आता है, उसके भी 2 माइनस कर दूं तो, नाइट्रोजन के 3 माइनस कर दूं तो, अच्छा नियॉन के बाद सोडियम का 1 प्लस कर दूं तो, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो इसका मतलब कैटायन, एनायन और एटम तीनों आ सकते हैं, अजी कंपाउंड भी आ सकता है, CH4 भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, H2O भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है इसकी, क्योंकि उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब समझे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, भले ही वो मॉलिक्यूल हो। बात समझ में आ रही है रोहित? क्लियर है कंसेप्ट? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। ये वाले में अब सारे कर लोगे ना, जैसे आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 से पहले ले लो एक क्लोरीन, उसमें माइनस लगा दो, क्लोरीन से पहले एक ले लो सल्फर, उसमें 2 माइनस लगा दो, आसान है। अब इधर आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, जी ठीक है, कर ली कंसिडर, बताओ इनमें क्या सिमिलर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बताया था एग्जांपल, इन सब में क्या सिमिलर है? अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। अब पहले बात सुन लो, एटम, एटम से बड़ा साइज होता है एनायन का, किसका? और एटम से छोटा साइज होता है कैटायन का, याद रहेगा, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, आसान है, ये बहुत मुश्किल बात है। अब ढूंढ लो सबसे बड़ा एनायन कौन है, ये, इसका साइज बड़ा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, बस हो गया रेंज। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पर N3 माइनस जो एनायन है उसका साइज सबसे बड़ा होगा, बात ठीक है नहीं है? और एल्यूमिनियम 3 प्लस का सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा कैटायन है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर और एनायन आर लार्जर, लो क्वेश्चन पूछ लिया इससे। एनायन इसलिए लार्ज होते हैं क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से अट्रैक्ट किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और कैटायन इसलिए स्मॉल होते हैं क्योंकि कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से अट्रैक्ट किए जा रहे होते हैं। कम नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से अट्रैक्ट किए जाएंगे तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से अट्रैक्ट किए जाएंगे तो कम अट्रैक्ट कर पाएंगे और साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम? आइसोलेटेड का मतलब होता है जो अकेला हो और गैसियस हो। तो हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, दोनों ही केस में हमारा एटम अकेला होना चाहिए, जिससे हम आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन छीन सके या आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन दे सके। अकेला होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। गैसियस में, गैसियस स्टेट में कोई भी इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बहुत दूर दूर होते हैं। और ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसके पास अपनी कोई खुद की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें होना जरूरी है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतनी। अब मैं जानता हूं, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ जूल पर मोल। कुछ भी नहीं है, ये -2.18 इंटू 10⁻⁻18। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये लो, और कितने पर मोल के लिए मुझे एक मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23। ये कौन सा क्वेश्चन लिया है? ये एनर्जी का वही फॉर्मूला है जो हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था। बस दोबारा क्वेश्चन को रीड करोगे समझ में आएगा। कह रहा मैं पहली बता रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है -2.18 10⁻⁻18 जूल। तो मुझे जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? मोल से मल्टीप्लाई करके। क्या करके? कह भी रहा है वो मोल कंसेप्ट को अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द सेकंड पीरियड, जो पूरा सेकंड पीरियड दिखाई दे रहा है, लिथियम बेरिलियम बोरोन, वहां पर ये बेरिलियम और बोरोन एक दूसरे को बदल क्यों देते हैं? वहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे को बदल क्यों देते हैं? तो हम पहले लिख के दिखाते हैं आपको। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। बेरिलियम फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है।
ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है और ये फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब ये जो इसने इसको रिप्लेस किया इसकी वजह से लिथियम, उसके बाद बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आखिरी में नियॉन। तो ये शिफ्ट क्यों हुए? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेरिलियम रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। याद रहेगा? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या बढ़ती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, जनरल बात। लेकिन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए उनको उनका इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। बोलो बोलो बोलो, ना बोलो। नियॉन किसको रिप्लेस करेगा? सबसे ज्यादा है बस, इसको रिप्लेस थोड़ी कर सकता है। आगे, हाउ वुड यू how would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than magnesium but second ionization enthalpy of sodium is higher? इसको समझाना पड़ेगा मुझे। आ जाओ सब बच्चे, ध्यान दो। सोडियम को, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s1, 2p6, 3s1, सही लिखा मैंने? जब वो पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? तो बन जाता है सोडियम प्लस। क्या बन जाता है? सुनते रहना बात को, सोडियम प्लस। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है फर्स्ट। अब मैग्नीशियम पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी लगती है? फर्स्ट। लेकिन वो तो फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल रख के बैठा हुआ, फुल्ली फिल्ड। तो क्या मैग्नीशियम को फायदा होगा? हाँ, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा होती है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल लेकर बैठा है। क्या अब भी वो फर्स्ट ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड लेकर बैठा है? नहीं, अब तो वो चाहता है एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और ये फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल लेके बैठा है। इसे कहते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो क्या ये Na+2 बनना चाहेगा? नहीं, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्या ये Mg+2 बनना चाहेगा? हाँ, क्योंकि ये 2p6 बनना चाहता है। इसके लिए इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। क्या तुमने कभी मैग्नीशियम+2 सुना है? हाँ। क्या तुमने सोडियम+2 सुना है? नहीं। सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं छोड़ता क्योंकि वो अपने आप को p6 कॉन्फ़िगरेशन पा चुका है। उसे कहते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले इसे ऑक्टेट रूल कहते थे। बात समझ में आ रही है ना? ये सब सर के ऊपर चला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो सेकंड सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा है। आगे चलो, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू व्हिच आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से वो वेरियस फैक्टर है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट ट्रेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप? अगर मैं नीचे जाते वक्त देखूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों? पहला, एटॉमिक साइज बढ़ता है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फैक्टर नहीं हो सकता कभी भी, दोनों अलग अलग एंथैल्पी है। आ जाओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम में ये थेलियम की इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों, जबकि थेलियम की तो कम होनी चाहिए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम थेलियम, इंडियम थेलियम नीचे जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, लेकिन फिर भी गैलियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, और थेलियम की ज्यादा होती है इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम सबसे। तो कहोगे थेलियम के पास होती है पुअर शील्डिंग 4f, थेलियम के पास क्या होती है? तो आप बोलोगे थेलियम के पास होती है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, और जो जो गैलियम है उसके पास होती है पुअर शील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल। बात ठीक है, गलत है? बेटा कोई बच्चा है Xiaomi मोबाइल से अपना माइक बंद कर लो। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। अब क्वेश्चन आता है
क्या आप मानते हो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या कैसी? पहले ऑक्सीजन को देखो, ये एटम है, क्या है ये? जैसे इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है, आयन बन जाता है, एनायन। क्या बन जाता है? इस पे एक और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है, तो ये एक और ताकतवर आयन बन जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी थी, तो चाहता था, तो हाईली नेगेटिव, नेगेटिव और हाईली नेगेटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एनायन कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। एनायन का ओरा ही नेगेटिव होता है। एनायन कैसे होते हैं? तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो पता चला क्यों सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो एनायन बन जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो लेगा नहीं, बांटेगा। क्या करेगा? बात समझ में आई थी ना? क्या ये बात क्लियर हुई आपको कि ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन किसी एटम का लेना और अपने आप को एनायन बनाना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है जो चाहिए किसी एटम को एनायन बनाने में लगे। कब लगे? जब वो अकेला हो, गैसियस हो और अपनी ग्राउंड स्टेट हो, और अपने आप को क्या बना ले? एनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनायन नहीं बनाती। पहली बात, वो एटम नहीं, मॉलिक्यूल पे काम करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन या क्लोरीन? तो हाइड्रोजन के पास 1, क्लोरीन के पास 7, इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और HCl कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा लग रहा है क्लोरीन की तरफ खींचा हुआ बॉन्ड है बस। हाउ वुड यू रिएक्ट? आप कैसे रिएक्ट करोगे इस बात पे? द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3.0 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो पॉलिंग स्केल में रीडिंग है 3.0, तो हम कहेंगे ये बात गलत है, क्योंकि पॉलिंग स्केल जो है वो एक किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में नहीं बताता, एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड के बारे में बताता है। अब अगर इसी नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन बैठा हो तो उसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर इसके साथ ऑक्सीजन बैठा हो तो उसकी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो पॉलिंग स्केल किसी एलिमेंट के बारे में नहीं बता सकता। जैसे मैंने कहा रिहान, रिहान एक बच्चा है, उसका नेचर कैसा है? वो कह रहा भैया डिपेंड करता है, देव के साथ तो गुंडा बन जाता है, मारता है देव को, ठीक है। अगर इसी को कुणाल के साथ बैठा तो कुणाल गुंडा है, कुणाल रेहान को मारता है। तो उसकी नेगेटिविटी इस बात पे डिपेंड करती है इसके साथ कौन बैठा है, इसके। अब अगला क्वेश्चन देखो, वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोमर्स टू बी सेम? अच्छा मेरी बात सुनो, दो आइसोमर्स है तो दोनों का Z सेम होता है। क्या सेम होता है? अगर किन्हीं दो आइसोमर्स का Z सेम है तो उसका मतलब उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल? मेटल और नॉन मेटल के अंदर उनकी टेंडेंसी का डिफरेंस है। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम पॉजिटिव होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। याद रहेगा, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है और मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है। ये एक आसान क्वेश्चन है, खुद कर लोगे क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, 15वें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम, इसका मैग्नीशियम आंसर ले लो, उसका फास्फोरस। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट टेंड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई द मेटल, नॉन मेटल। आइडेंटिफाई द ग्रुप जिसके अंदर मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, एज वेल एज गैस भी हो रूम टेम्परेचर पे। कौन सा ऐसा ग्रुप है? कार्बन। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, गैस भी है, ठीक है। आगे कार्बन का ग्रुप 14 ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 28, बोलो बोलो। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो तो आखिरी वाला चेक कर लेना एक बार, किताब खोल के। है किसी के पास आंसर वाली बुक? चेक करना, क्योंकि इसका मुझे कंफर्म नहीं है। अब वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट, बेटा ध्यान दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है।
इसलिए कैटायन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। फर्स्ट ग्रुप कैटायन है। फजान ने बोला था, किसने बोला था? फैजान ने बोला था डाउन द ग्रुप कैटायन की रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन डाउन द ग्रुप एनायन की रिएक्टिविटी क्या होती है? खराब होती है, क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है और एनायन का धर्म नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो एनायंस के लिए या नॉन मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी घटती है और मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPDF। जरा ध्यान दो, एस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सारे बच्चे। NS122। पी की देखो, N भरा होना चाहिए पहले पूरा, फिर NP126। डी की देखो, NS भरा होना चाहिए पूरा और N-1 D1 to 10। याद रहेगा, N भरा होना चाहिए, P नहीं भरा होना चाहिए डी के लिए। F की देखो, N भरा होना चाहिए पूरा और N-1 पूरा भरा नहीं होना चाहिए, या तो 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और N-2 F के अंदर 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सारे के सारे समझ लो। S के लिए NS122, P के लिए NS भरा होना चाहिए P126, D के लिए NS पूरा भरा होना चाहिए N-1D यानी कि सेकंड लास्ट D 1 to 10, और F के लिए NS भरा होना चाहिए D में सिर्फ 0 या 1 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 31वां क्वेश्चन। कहता है यहाँ पर आपके पास तीन चीजें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रहेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ सबसे कम किसकी है? इसकी। तो ये सबसे रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। फिर वो कहता है एक बात बताओ, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है? इसकी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कौन होता है? सेकंड पीरियड का। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? 7300। ये एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा नहीं छोड़ेगा, तो ये फर्स्ट ग्रुप का, बेटा बातें मत करो, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? दूसरा नहीं छोड़ पाएगा। मेरे पास 4 जवाब आ चुके हैं। ये दोनों कौन है? ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हाईली नेगेटिव है। दो नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिसका ज्यादा नेगेटिव है, थर्ड, मोर नेगेटिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। आसान बात है। अब ये कौन सा है? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। अब जरा इसको देखो, इसको, ये वाला ग्रुप जो है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस है। कौन है ये? तुम्हारे सारे क्वेश्चनों के जवाब आ चुके हैं। कौन लीस्ट रिएक्टिव है? फिफ्थ। कौन लीस्ट रिएक्टिव है? फिफ्थ। कौन मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? मोस्ट रिएक्टिव ये है, सेकंड। कौन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है? थर्ड।